नमस्कार साथियों, आपका इस मंजुल मेदिनी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम क्लास 11th की NCERT की बुक पॉलिटिकल थ्योरी के 3rd लेसन पर हैं, जिसका नाम है समानता यानी कि इक्वालिटी। हमने इस चैप्टर के बारे में लास्ट क्लास में जाना था कि जो समानता है वह क्यों महत्वपूर्ण है या हमारे जीवन में समानता का महत्व क्या है। ठीक है, उसके अलावा हमने यह भी जाना कि असमानता किस तरीके से पूरे संसार में फैली हुई है, यानी कि कौन कौन से तथ्य हैं और किन आधारों पर असमानता हम देखते हैं। ऐसे हमने कुछ असमानता को दर्शाने वाले आंकड़े देखे। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिसमें है समानता क्या है। कई बार हम किसी टॉपिक को सीधे सीधे नहीं समझ पाते या समझा पाते और हमें उसके विपरीत तथ्य पर जाना पड़ता है। जैसे हम यहाँ पर बात तो समानता की कर रहे हैं, समानता को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम असमानता को देखते हुए या असमानता के एग्जाम्पल लेते हुए हम समानता पर आएंगे। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जिसमें 4 एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि अश्वेत लोगों के बैठने की जगह पिछवाड़े में। अश्वेत मतलब जिनका रंग काला है, ऐसे लोगों की बैठने की जगह कहाँ? पिछवाड़े में। प्रवेश नहीं, यानी कि प्रवेश नहीं मिलेगा किसको? यहाँ पर भी अश्वेतों की बात हो रही है, यानी उन्हें कुत्ते, निग्रों और मैक्सिको वासी कहकर बोला जाता था, क्योंकि वो मैक्सिको की में रहने वाली नस्ल होगी। ठीक है। पीने का पानी देखो, यहाँ पर अश्वेत का अलग किया गया है और श्वेत का अलग किया गया है, 2 अलग अलग एरो बनाए गए हैं। विश्राम गृह केवल किसके लिए? श्वेतों के लिए। तो यहाँ पर यह बताया गया है किस तरीके से श्वेत लोगों को, यानी कि जो गोरे लोग थे, उनको कुछ विशेषाधिकार मिले हुए थे, और जबकि अश्वेतों को उन सब चीज़ों के लिए संघर्ष करना पड़ता था या उन चीज़ों से वंचित रहना पड़ता था। तो यहाँ पर असमानता के कुछ एग्जाम्पल दिए गए थे, जिसमें हमें यह बताया गया है कि क्या यह असमानता ठीक थी। यहाँ पर असमानता मानव जनित असमानता है, यानी कि वो मनुष्य ने वो असमानता बनाई है, वो प्रकृति जनित नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये चित्र मनुष्यों के बीच नस्ल और रंग के आधार पर भेदभाव की ओर संकेत करते हैं कि किस तरीके से रंग, क्योंकि काले और गोरे में भेद किया जाता था। नस्ल का मतलब है कि आप अमेरिका से हैं, नस्ल मतलब रेस। ठीक है, यानी कि आप कौन सी नस्ल के हैं? आप इंडियन हैं, आप अफ्रीकन हैं, आप अमेरिकन हैं, आप मैक्सिकन हैं, ठीक है, या आप यूरोपियन हैं। तो इन्हीं आधार पर जो है बहुत भेदभाव किया जाता था। ये हम में से अधिकांश को अस्वीकार्य है, किसी को भी स्वीकार नहीं हो सकता ये, है ना, इस तरह का भेदभाव। वास्तव में इस तरह के भेदभाव समानता के हमारे आत्मबोध का उल्लंघन करता है। समानता के हमारे आत्मबोध से क्या मतलब है? यानी हम जो समानता से अभिप्राय लेते हैं कि सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, है ना। समानता का हमारा आत्मबोध क्या कहता है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे, यह इम्पोर्टेंट है कि साझी मानवता के कारण सभी मनुष्य बराबर सम्मान, यानी कि सभी को बराबर सम्मान और सभी को बराबर केयर या परवाह चाहिए होती है, यानी कि सभी मनुष्य बराबर सम्मान और परवाह के हकदार हैं। किस आधार पर? साझी मानवता के आधार पर, यानी एक मनुष्य होने के नाते उसके साथ समान व्यवहार किया जाए। हालांकि लोगों से बराबर सम्मान का व्यवहार करने का मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा एक जैसा व्यवहार करना भी हो। मतलब समानता का मतलब यहाँ पर एक तो ना सम्मान का व्यवहार शब्द की जगह समान आएगा। ठीक है, समान का व्यवहार करना या बराबर सम्मान का व्यवहार भी हम कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी को बराबर सम्मान देने का मतलब ये नहीं है कि आप सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे, यानी कि समान परिस्थितियों में समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना। ठीक है, जैसे कोई भी समाज अपने सभी सदस्यों के साथ सभी स्थितियों में पूर्णतया एक जैसा बर्ताव या एक समान बर्ताव नहीं कर सकता। समाज के सहज कार्य व्यापार के लिए, यानी कि समाज
सहज तरीके से चल सके, अपने कार्य व्यापार को चलाता रहे, इसके लिए कार्य का विभाजन भी ज़रूरी है। अब सभी डॉक्टर बन जाएंगे या सभी इंजीनियर बन जाएंगे तो मतलब यह भी सही नहीं होगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि सभी को डॉक्टर बना दिया जाए, सभी को इंजीनियर बना दिया जाए, सभी को टीचर बना दिया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि सभी का कार्य विभाजन कब चलेगा, हमें अपने दैनिक जीवन के लिए सभी की ज़रूरत होती है ना। एक डॉक्टर की भी ज़रूरत होती है अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हमें पुलिस की भी ज़रूरत होती है, अध्यापक की भी ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं और हमें अपने बाल कटवाने के लिए, यानी कि हम जिस शॉप पर जाते हैं, जिस पार्लर में जाते हैं, हमें उनकी भी आवश्यकता होती है, ठीक है। हम जूता पहनते हैं तो हमें उसकी शॉप की भी आवश्यकता होगी। यानी कि हर कार्य की अपनी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अलग अलग काम अलग अलग लोगों को महत्व और लाभ भी अलग अलग मिलता है। भाई अलग अलग लोगों के काम का महत्व है, दिन में किस दिन मतलब एक दिन में हमें इन सब की ज़रूरत कभी ना कभी ज़रूर पड़ती है। कई बार इस बर्ताव में हम यह अंतर न केवल स्वीकार्य हो सकता है बल्कि ज़रूरी भी लग सकता है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री या सेना के जनरल को विशेष सरकारी दर्जा या सम्मान देना हमें तब तक समानता की धारणा के विपरीत नहीं लगता जब तक कि उसका दुरुपयोग ना हो। जब हम देखते हैं कि उसका दुरुपयोग हो रहा है तो हमें लगता है कि यह जो उनको सरकारी सम्मान दिया गया है या दर्जा दिया गया है, ये क्यों दिया गया। लेकिन कुछ अलग किस्म की असमानताएं हमारे लिए हमें अन्यायपूर्ण महसूस करा सकती हैं। अब सवाल यह उठता है कि कौन सी विशिष्टताएं और विभेद स्वीकार करने के लायक हैं और कौन से नहीं। यानी कि कौन सी विशिष्टताएं का मतलब होता है विभिन्नताएं, अलग कौन सी ऐसी अलग अलग चीज़ें हैं जिनको हमें स्वीकार करना चाहिए, कौन से विभेद हम स्वीकार कर सकते हैं। कई बार लोगों से अलग तरह का बर्ताव इसलिए किया जाता है क्योंकि उनका जन्म किसी खास धर्म, नस्ल, जाति या लिंग में हुआ है ना। तो कई बार हो सकता है कि किसी जाति को आप श्रेष्ठ आपने समझा होगा या आपने देखा होगा कि पास्ट में हमने कुछ जातियों को श्रेष्ठ समझा होगा, तभी आज हम उनका महत्व देखते हैं। और हम देखते हैं दूसरी ओर किस तरीके से छुआछूत की भावना बढ़ी, किस तरीके से ब्राह्मण क्षत्रियों के द्वारा जो एक और जाति बना दी गई जिसको शूद्र के नाम से जानते थे और शूद्रों के साथ जो भेदभाव होता था। तो यहाँ पर हमें असमानता देखने को मिलती है, हम असमानता के आधारों को अस्वीकार करते हैं। लेकिन लोगों की आकांक्षाएं और लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि सभी को समान सफलता ना मिले। यहाँ पर हमें यह समझने की ज़रूरत है, अगर किसी का जन्म किसी राजा के परिवार में हुआ है तो उसको वो विशेषाधिकार मिलेंगे जो उसके परिवार को मिलते आए हैं। और हमारा जन्म अगर किसी ऐसे समाज में हुआ जिसको हमेशा से ही नीची दृष्टि से देखा गया या नीचा माना गया, तो हमने यह महसूस करना शुरू कर दिया कि शायद हम उस सम्मान के लायक ही नहीं हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ईश्वर ने सभी की समान संरचना की है, उसने सिर्फ मनुष्य बनाया है। जातियाँ हो गई, धर्म हो गई, भाषाएं हो गई, ये व्यक्ति के खुद के द्वारा बनाए गए हैं क्योंकि उसे अपने समाज में इन सब की ज़रूरत महसूस हुई होगी एकता और सद्भाव के लिए। लेकिन समय समय पर उनको मतलब कि जैसे जैसे वो उनमें कुरीतियाँ आती गई, उनमें मतलब कि ढोंग आडंबर ये सब ऐड होते गए, जिसकी वजह से उन्होंने असमानता को जन्म दिया। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि लोगों की अलग अलग आकांक्षाएं और लक्ष्य भी अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है सबको समान सफलता ना मिले। अगर वे अपने अंदर छुपी संभावनाओं को विकसित करने में सक्षम है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है उसकी आवाज़ अच्छी है, सुरीली है और उसे गाने का भी शौक़ है, उसने अपनी छुपी संभावना को जाना तो वह उसको विकसित कर पाएगा। हो सकता है वह भविष्य में एक अच्छा सिंगर बन जाए। तो ऐसा महसूस नहीं होगा कि समानता खतरे में है। समानता कब खतरे में हो सकती है? जब एक व्यक्ति में संगीतकार बनने की प्रतिभा भी थी, क्षमता भी थी, लेकिन उसको वो अवसर नहीं दिया गया जिसमें वह एक अच्छा संगीतकार बन सकता था। तो हम कह सकते हैं कि उसके साथ असमानता का व्यवहार हुआ है। कुछ लोग अच्छे संगीतकार हो सकते हैं जबकि कुछ नहीं हो सकते। कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन सकते हैं जबकि कुछ अपने
कड़े परिश्रम या चेतना के लिए विख्यात हो सकते हैं। समानता के आदर्श से जुड़े होने का मतलब यह नहीं है कि सभी तरह के अंतरों का उन्मूलन हो जाए, मतलब कि सभी तरह के अंतरों को आप नष्ट कर दें, तो ऐसा तो समानता नहीं होगी, ऐसे तो असमानता को बल मिलेगा। इसका मतलब केवल यह है कि हम में से जो व्यवहार किया जाता है और हमें जो भी अवसर प्राप्त होते हैं वे जन्म सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है अवसरों की समानता। यहाँ पर 1 सेकंड के लिए रुकें और अपने आप से पूछें कि अवसरों की समानता मतलब क्या। जब हम अवसरों की समानता की बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि मुझ में जो प्रतिभा है उसके लिए मुझे आगे बढ़ने में कुछ ऐसे अवसर हों जो मुझे आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें, तो उसे हम अवसरों की समानता कहते हैं। देखते हैं कैसे। समानता की अवधारणा में यह निहित है कि सभी मनुष्य अपनी दक्षता और प्रतिभा को विकसित करने के लिए तथा अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समान अधिकार और अवसरों के हकदार है। मतलब सभी को अपने लक्ष्य और आकांक्षा को पूरा करने के लिए अधिकार भी मिलने चाहिए और अवसर भी मिलने चाहिए। इसका आशय यह है कि समाज में लोग अपनी पसंद और प्राथमिकताओं के मामले में अलग हो सकते हैं। उनकी प्रतिभा और योग्यताओं में भी अंतर हो सकता है। एक व्यक्ति की प्रतिभा है कि वह पढ़ने में इंटरेस्टेड हो और अच्छे मार्क्स लेकर आए, वहीं दूसरा व्यक्ति पढ़ने से ज़्यादा रुचि खेल में लेता है, वहीं तीसरा व्यक्ति पढ़ने और खेलने से ज़्यादा रुचि संगीत में लेता है। तो सबकी अपनी अपनी प्रतिभा और योग्यताएं और रुचियां हो सकती हैं, और हो सकता है कि इस कारण से कुछ लोग अपने चुने हुए क्षेत्रों में बाकी लोगों से ज़्यादा सफल हो जाएं, और होते भी हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी प्रतिभा को पहचानते हैं और फिर उसी दिशा में काम करते हैं। लेकिन यह केवल इसलिए कि कोई क्रिकेट में पहले पायदान पर पहुंच गया है या कोई बहुत सफल व्यक्ति बन गया है, समाज को असमान नहीं माना जा सकता। दूसरे शब्दों में सामाजिक दर्जा, संपत्ति या विशेषाधिकारों में समानता का अभाव होना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित आवास जैसी बुनियादी चीज़ों की उपलब्धता में असमानताओं से कोई समाज असमान और अन्यायपूर्ण बनता है। उसने क्या कहा यहाँ पर कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित आवास जैसी बुनियादी चीज़ों की उपलब्धता में असमानताओं से कोई समाज कैसा बनता है? असमान और अन्यायपूर्ण। अब है प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं। राजनीतिक सिद्धांत में प्राकृतिक असमानताओं और समाज जनित असमानताओं में अंतर किया जाता है। किसमें? राजनीतिक सिद्धांत में जो प्राकृतिक असमानताएं हैं, यहाँ पर 2 बातें की जाएंगी, एक प्राकृतिक और एक सामाजिक असमानताएं। प्राकृतिक असमानताएं क्या है? एक पुरुष की और एक महिला की संरचना में अंतर है, ठीक है। तो हम देखते हैं, जबकि सामाजिक असमानताएं क्या है? सामाजिक असमानताएं हैं जैसे कि जो समाज ने गठित की है, ठीक है, यानी जो समाज के द्वारा हम जातियों के आधार पर जो भेदभाव देखते हैं, ठीक है, तो वो जो है वो व्यक्ति के द्वारा निर्मित किया गया है, समाज के द्वारा निर्मित किया गया है। समाज ने ही, यानी कि जब हम देखते हैं एक सभ्य समाज था जैसे ब्रिटिश समाज, एक जो दूसरे समाजों पर उसने जब एकाधिकार किया और उन समाजों में रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर जो भेदभाव हुआ, तो हम वो सामाजिक असमानता उसको मान सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत में प्राकृतिक असमानताओं और समाज जनित असमानताओं में अंतर किया जाता है। प्राकृतिक असमानताएं, आप ध्यान से सुनेंगे और इसको अंडरलाइन करेंगे। प्राकृतिक असमानताएं लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं, प्रतिभा और उनके अलग अलग चयन के कारण पैदा होती है। आपने कई बार सुना होगा कि यह तो जन्मजात दार्शनिक है, यह तो जन्मजात मतलब यह तो गॉड गिफ्टेड है कि इतनी सुंदर पेंटिंग करता है। तो वह जो गॉड गिफ्टेड वर्ड यूज़ किया जा रहा है वह इसलिए ही क्योंकि वह नेचुरल रूप से ही उसके अंदर वो कुछ क्षमताएं, कुछ प्रतिभाएं उसमें थीं,
ठीक है। जबकि समाज जनित असमानताएं वह होती है जो समाज में अवसरों की असमानता होने या किसी समूह का दूसरे के द्वारा शोषण किए जाने से पैदा होती है। प्राकृतिक असमानताएं लोगों की जन्मगत विशिष्टताओं, विशिष्टता मतलब अलग अलग जो पहचान है। एक व्यक्ति जन्म से, जब व्यक्ति जन्म लेते हैं तो वह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, ठीक है, किसी न किसी रूप में। सभी समान रूप प्रतिभा वाले नहीं हो सकते, ठीक है। किसी में कोई चीज़, कोई गुण ज़्यादा है, किसी दूसरे व्यक्ति में हो सकता है कोई गुण कम हो सकता है, और योग्यताओं का परिणाम मानी जाती हैं। यह आमतौर पर मान लिया जाता है कि प्राकृतिक विभिन्नताओं को बदला नहीं जा सकता। दूसरी ओर वे सामाजिक असमानताएं हैं जिन्हें समाज ने पैदा किया है। उदाहरण स्वरूप कुछ समाज बौद्धिक काम करने वाले को शारीरिक कार्य करने वालों से अधिक महत्व देते हैं। कुछ लोगों का मानना हो सकता है कि जो अपनी बुद्धि से काम करते हैं वो ज़्यादा महत्व वाले लोग हैं, और जो शारीरिक श्रम करते हैं वो कम महत्व के लोग हैं, और उन्हें अलग तरीके से लाभ देते हैं। वे विभिन्न वंश, रंग, जाति के लोगों के साथ भिन्न भिन्न यानी अलग अलग तरह का व्यवहार करते हैं। इस तरह के भेदभाव में समाज के मूल्य प्रतिबिंबित होंगे। प्रतिबिंबित का मतलब हमें यह पता चल जाएगा कि यह भेदभाव समाज के द्वारा किया गया है, या समाज ने किन मूल्यों के आधार पर जो है उनमें भेदभाव किया, या उन समाज में समानता का क्या मूल्य रखा गया है। इसमें से कुछ हमें निश्चित रूप से अनुचित भी लग सकते हैं। अब देखो यहाँ पर उन्नी और बिन्नी है। उन्नी क्या कहता है? उन्नी कहता है पुरुष स्त्रियों से बढ़कर है, क्योंकि वो खुद पुरुष है ना, इसलिए उसने पुरुष को ज़्यादा महत्व दिया। यह एक प्राकृतिक असमानता है। मतलब उसका कहना है कि क्योंकि आप देखते हो हमारा समाज पितृसत्तात्मक समाज है वर्तमान समय में, तो यह जो असमानता का आधार बनाया, इसने बताया कि किस तरीके से एक पुरुष अपने आप को स्त्रियों से बढ़कर मान रहा है। यह एक प्राकृतिक असमानता है। आप इस संबंध में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन सभी पुरुष भी ऐसा नहीं सोचते होंगे, ठीक है। तो प्राकृतिक असमानता किस आधार पर है? यानी एक पुरुष और एक महिला की संरचना के आधार पर यह बता रहा है कि उन दोनों में असमानता है। अब यहाँ पर देखो बिन्नी का क्या जवाब है। बिन्नी कहती है मेरे तो हर विषय में तुमसे ज़्यादा अंक आते हैं। मैं घर के काम में माँ का हाथ भी बटाती हूँ, तुम मुझसे बढ़कर कैसे हो। यानी यह सामाजिक असमानता की बात कर रही है। यानी अगर यह लड़का भी मेहनत करता, या वो मतलब यहाँ पर इस लड़के की और इस लड़की की बातचीत हो रही है, मतलब उन्नी और बिन्नी की। तो बिन्नी जो कह रही है कि अगर मान लो मेरे अंक ज़्यादा आए हैं तुमसे, तो तुम मेरे से बेहतर कैसे हुए। लेकिन क्या यह व्यक्ति या क्या यह उन्नी मेहनत करके बिन्नी के बराबर मार्क्स नहीं लेकर आ सकता? बिल्कुल लेकर आ सकता है। क्यों? यानी कि हम सामाजिक असमानता को कम कर सकते हैं, ठीक है। और अब मनुष्य अपनी टेक्निक के आधार पर, अपनी टेक्नोलॉजी, साइंस, ठीक है, इन सब के आधार पर भी प्राकृतिक असमानता को कुछ हद तक कम करने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं कैसे। प्राकृतिक और समाज मूलक असमानताओं में फ़र्क करना इसलिए भी उपयोगी होता है कि इससे स्वीकार की जा सकने लायक और अन्यायपूर्ण असमानताओं को अलग अलग करने में मदद मिलती है। लेकिन दो तरह की असमानताओं में फ़र्क हमेशा साफ और अपने आप स्पष्ट नहीं होता। उदाहरण के लिए, जब लोगों के बर्ताव में कुछ असमानताएं लंबे काल तक विद्यमान रहती हैं, तो वे हमें मनुष्य की प्राकृतिक विशेषताओं पर आधारित लगने लगती है। ऐसा लगने लगता है जैसे कि वह जन्मगत हो, यानी कि जन्म से हो। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे। कौन सी? कि जब लोगों के बर्ताव में कुछ असमानता बहुत लंबे टाइम तक रह गई, हम देखते आ रहे हैं, हमने भी देखा, हमारे पेरेंट्स ने भी देखा, उनके पेरेंट्स ने भी देखा कि घर का कार्य जो है महिला करती है और पुरुष बाहर जाकर ही कार्य करते हैं। तो हमने उसको क्या मान लिया कि भाई ये तो प्राकृतिक विशेषता है, मनुष्य ने नहीं बनाई है। तो हम कहने लगते हैं कि
वे हमें मनुष्य की प्राकृतिक विशेषताओं पर आधारित लगने लगती है और ऐसा लगने लगता है कि वे जन्मगत हो, मतलब ऐसी ही चलती आ रही है हमेशा से और आसानी से बदल नहीं सकती। उदाहरण के लिए औरतें अनादिकाल से अबला कही जाती थीं और कहा जाता था वह तो घर में ही रहेंगी, है ना, ताकि वह सुरक्षित रह सकें। और पुरुष को जो है मतलब ज़्यादा बुद्धि वाला व्यक्ति माना जाता था। उन्हें मतलब बुद्धिमान भी माना जाता है। उन्हें कहा जाता था कि वो शक्तिशाली होते हैं, पावरफुल होते हैं, ठीक है। तो उन्हें भीरू एवं पुरुषों से कम बुद्धि का माना जाता था। भीरू का मतलब होता है कायर, डरपोक, जिन्हें विशेष संरक्षण की आवश्यकता थी या ज़रूरत थी। इसलिए यह मान लिया गया था कि औरतों को समान अधिकारों से वंचित करना न्याय संगत है। उन्होंने उस समय में इसे न्याय संगत माना, लेकिन अगर हम आज के समय में देखें तो यह न्याय संगत नहीं है। अफ्रीका में काले लोग उनके औपनिवेशिक शासकों द्वारा कम बुद्धि वाले, नीरे बच्चे और महज शारीरिक श्रम, खेल कूद और संगीत में बेहतर माने गए। यानी कि उन्होंने भी तो यही माना ना, जो मतलब ब्रिटिश लोग थे उनका मानना ये ही रहा होगा या अंग्रेज़ों का मानना यही रहा होगा कि अफ्रीका में रहने वाले लोग जो हैं वो शारीरिक श्रम तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वहीं वो बुद्धि का उपयोग उतने अच्छे से नहीं कर सकते। तो उन्होंने उनको उसी तरीके से उपयोग करना शुरू किया जैसे कि एक दास होता है। यह धारणा फिर दास प्रथा जैसी संस्थाओं को न्यायोचित ठहराने लगी। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने कार्य करने के लिए, अपने घरेलू काम करवाने के लिए भी तो दास चाहिए होते थे। तो उन्होंने सोचा ये शारीरिक श्रम में अच्छे हैं और बुद्धि और भाषा का विकास इतना है नहीं, तो ये दास बनने के लायक ही है। ऐसे सभी मानकों और मूल्यांकनों पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्हें प्राकृतिक लक्षणों पर आधारित मानने से अधिक उन्होंने जनता की शक्ति और राष्ट्र की सत्ता के बीच के फर्क का प्रतिबिंब माना जाता है। प्राकृतिक विशिष्टता की धारणा से एक और समस्या उत्पन्न होती है। वह यह कि प्राकृतिक मानी गई कुछ भिन्नताएं अब अपरिवर्तनीय नहीं रही। अपरिवर्तनीय का मतलब जिसको परिवर्तित ना किया जा सके, जिसको बदला ना जा सके। यानी अब हम प्राकृतिक जो विशिष्टताएं हैं, जैसे एक व्यक्ति अपने पूरे अंगों के साथ जन्म लेता है, वहीं दूसरा व्यक्ति किसी न किसी रूप से विकृत हो सकता है, शारीरिक या मानसिक रूप से। तो अब हम उनको भी मतलब हमने इतनी टेक्नोलॉजी प्राप्त कर ली है कि हम उन असमानताओं को भी समानता में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण स्वरूप चिकित्सा विज्ञान तकनीकी प्रगति ने विकलांग व्यक्तियों का समाज में प्रभावी ढंग से काम करना संभव बना दिया है। आज कंप्यूटर नेत्रहीन व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। पहियादार कुर्सी और कृत्रिम पाँव शारीरिक अक्षमता के निराकरण में सहायक हो सकते हैं। यहाँ तक कि कॉस्मेटिक सर्जरी से किसी व्यक्ति की शक्ल सूरत भी बदली जा सकती है। प्रसिद्ध भौतिकविद स्टीफन हॉकिंस शायद ही चल या बोल सकते थे, पर उन्होंने विज्ञान में बड़ा योगदान किया है। आज अगर विकलांग लोगों को उनकी विकलांगता से उबरने के लिए जरूरी मदद और उनके कामों के लिए उचित पारिश्रमिक का मतलब होता है वेतन, देने से इस आधार पर इनकार कर दिया जाए कि वे प्राकृतिक रूप से कम सक्षम हैं, तो यह अधिकतर लोगों को अन्यायपूर्ण लगेगा, है ना, कि भैया आप प्राकृतिक रूप से सक्षम नहीं हैं, इसलिए जो है आपको कम वेतन दिया जाएगा। तो यहाँ पर मतलब हमें ये अन्यायपूर्ण लगेगा। और साइंस टेक्नोलॉजी ने आज सारी सुविधाएं दी हैं, तो हम देखते हैं कि जो एक ब्लाइंड व्यक्ति है वह भी एक टीचर बन सकता है ना। यानी कि वह क्या नाम है, आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले ही एक आईएएस जो हैं वो निकले हैं। सोचो 2 आँखें होने के बाद, पूर्ण शरीर नेचुरल रूप से प्राप्त करने के बावजूद भी उनमें वह योग्यता नहीं होती कि वह यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर ले। और जहां हम दूसरी ओर देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अपने शारीरिक चैलेंजेस को या फिज़िकल या मेंटल चैलेंजेस को नतमस्तक करके और आगे बढ़े हैं, उन पर जीत हासिल की है। इन सभी जटिलताओं के कारण प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं के बीच फ़र्क को किसी समाज के कानून और नीतियों का निर्धारण करने में मानदंड के तौर पर उपयोग करना कठिन होता है।
इसी कारण से बहुत से सिद्धांतकार अपने चयन से पैदा हुई असमानता, यानी हमने जो अपना चयन, हमने जो चूज़ किया, हमने जो असमानता क्रिएट की और व्यक्ति के विशेष परिवार और परिस्थितियों में जन्म लेने से पैदा हुई असमानता में फ़र्क करते हैं। वह दूसरी तरह की असमानता ही समानता के पक्षधर लोगों के सरोकारों का स्रोत है। वे चाहते हैं कि परिवेश से जन्मी असमानता को न्यूनतम और समाप्त किया जाए। तो आज हमने समानता के बारे में काफ़ी सारी बातें जानी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। समानता के 3 आयाम हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।